ये ज़माना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप उस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य का व्यक्ति कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर शाहबाज और आपको अपने यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो ये चैनल है ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख के ध्यान में रख के बनाया गया है। इस चैनल में हम आपको लॉ एग्जाम से रिलेटेड बहुत नई जानकारी, उनके सिलेबस और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसके लिए समय समय पर आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल पाएँ। तो और आज के हम सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का सब्जेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो भी व्यक्ति जुडिशियल एग्जाम की तैयारियां कर रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छा हम टॉपिक लेके आए हैं। और आज का टॉपिक है, आज भी हम सिलेबस की ही बात करने वाले थे। पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें हमने एमपी सिविल जज और बिहार जुडिशरी की सिलेबस की बात की, छत्तीसगढ़ सिलेबस की बात की, जिसमें आपने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज का एग्जाम में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एमपी एडीपीओ की, क्योंकि अभी 2015 में वैकेंसी आई थी, अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2020 में आया है और संभवतः 2021 में आपको फिर से एग्जाम देने मिलेगा। तो अब एमपी जो आपका पीएससी ने जो एमपी एडीपीओ की वैकेंसी निकाली है, जिसको कहीं कहीं एपीओ भी बोला जाता है, एपीओ वगैरह यूपी वगैरह साइड बोला जाता है, तो ये उसी की वैकेंसी है। तो अब देखते हैं इसके बारे में कि मेनली क्या चीज़ है, क्योंकि मेनली नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है कि एग्जाम की डेट वगैरह को, लेकिन एग्जाम की डेट संभवतः आप मानिए मेरा अंदाजा है मार्च या अब मई के बीच में आपको 2021 में मिलेगा। लेकिन उन्होंने सिलेबस डाल दिया, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं है कि आज वैकेंसी आई और एक महीने बाद आपको समय दिया जाए तो आप तैयारी कर लो। तैयारी के लिए कुछ समय, क्योंकि थोड़ा लेंथी सिलेबस है, सिलेबस को बदला भी गया है। जो लोगों ने 2015 में एग्जाम दिया था उनको पता होगा। मैंने भी 2015 का एग्जाम दिया था और मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसके अलावा भी मैं 3-4 इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं आपको, और जब नोटिफिकेशन आएगी तो मैं आपको और समय समय पे बताऊंगा भी कि आपको एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि मैंने एमपी आपका एडीपीओ का भी इंटरव्यू आप दिया था पिछली बार, और छत्तीसगढ़ एडीपीओ का भी इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, डीएलओ का इंटरव्यू, और लगभग 10 जुडिशियल एग्जाम्स को मैं क्या कर चुका हूँ, 10+ एक जुडिशियल एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो शायद मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता पाऊँ जो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जो मे भी आपके लिए काम में आएंगी। तो चलिए आज हमारा टॉपिक है एमपी एडीपीओ, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कहा जाता है। इसके एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली इसको चेंज किया गया है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं इसके पैटर्न की स्कीम क्या है। अभी अब देखिए, इसको सिलेबस को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। अब पहला पार्ट है जो सेक्शन 1 है वो जीके जीएस से रिलेटेड है। अब जीके जीएस का जो पोर्शन है इसमें आपसे एमपी नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की जीके पूछी जाएगी, प्लस करंट अफेयर और जनरल स्टडीज पूछी जाएंगी। अब जो ये एग्जाम होगा ये इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल हो जाता है 150 मार्क्स। इसके साथ साथ जो आपका सेक्शन बी जो लॉ का पोर्शन होगा, इसमें आपसे टोटल 28 सब्जेक्ट्स है, पहले 29 थे, अभी जस्ट आपका 22 तारीख को क्या किया गया, एक सब्जेक्ट को कम कर दिया गया है, जिसको यंग पर्सन हार्मफुल एक्ट बोलते हैं। और आज की डेट में 28 सब्जेक्ट्स बचे हैं। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 300 मार्क्स। तो 300 प्लस 150 है 450 हो गया, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू, तो आपका फाइनल सिलेक्शन 450 से होगा, लेकिन इंटरव्यू कॉलिंग होगी वो 450 से होगी, और फाइनल सिलेक्शन आपका 500 नंबर से जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी। इसके बाद कुछ और चीजें देख लेते हैं एग्जाम के बारे में। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। एक गलत क्वेश्चन में पहली बार माइनस मार्किंग भी जोड़ दी गई है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको 1 माइनस होगा और प्लस 3 मिलेगा, तो वो 33% 1.3% की आपको बोल सकते हो 1.3 माइनस मार्किंग आपको कर दी गई है, कि सही होने पे 3 नंबर और गलत होने पे 1। समय कितना मिलेगा आपको? लगभग 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि पेपर एक साथ होगा लगातार, मतलब कंटिन्यू पेपर होगा, गैप नहीं मिलेगा कि आप पहला पोर्शन और दूसरे पोर्शन में, लगातार कंटिन्यू पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। वो टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिए। जैसे छत्तीसगढ़ एडीपीओ में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं, लेकिन एमपी जुडिशरी की बात करें तो यहाँ पे वहाँ 5 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। और ये और जो एग्जाम होगा ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। अब दूसरा बात है कि ये जो नंबर है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और दोनों पार्ट्स में मिनिमम आपको 40%
मार्क्स चाहिए हैं, 40% मार्क्स चाहिए। इसके बाद अगर 40% से आपके ज़्यादा है तो मेरिट के हिसाब से आपको इंटरव्यू कॉलिंग होगी और सिलेक्शन दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको इतने चाहिए हैं, इसके नीचे आपको सिलेक्शन ही आपका नहीं होगा, आपको कॉलिंग ही नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है और एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स यूपी वगैरह में एग्जाम अभी भी ऑफलाइन तरीके से होते हैं, पेपर दिया जाता है, लेकिन जो और एग्जाम्स होते हैं जैसे एमपी सिविल जज वगैरह के एग्जाम होता है उसी प्रकार ऑनलाइन प्रोसीजर के तहत एग्जाम लिया जाएगा। तो ये तो सारी बातें हो गई, एग्जाम का पैटर्न क्या लेने वाले हैं, ये सब एग्जाम के पैटर्न की बात हो गई। डेट वगैरह जब आएगी अपन नोटिफाई उसको करेंगे। इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस 2 पार्ट में है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जीके जीएस की बात करता है और सेक्शन बी लॉ की। तो सबसे पहले जीके जीएस में देखते हैं, इसको भी 5 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब उन्होंने ये भी आपको स्कीम के तहत बता दिया है कि किस चीज से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस ए में आपको क्या था, जीके जीएस, एमपी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल प्लस जीएस था। अब इसमें भी 35 क्वेश्चन जो आपके एमपी जीके से आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके इंडिया या नेशनल लेवल से पूछे जाने वाले हैं और 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड जीके से पूछे जाने। और इसी में जो आपको 35, 10 या 5 होगा, इसमें आपका करंट अफेयर्स आपका इंक्लूडेड होगा कि जब एमपी में कोई करंट अफेयर है तो ये 35 नंबर के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब सिलेबस को उन्होंने डिवाइड किया है, पीएससी ने, एमपी पीएससी ने वो इस प्रकार से डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर के अंतर्गत क्या क्या इंक्लूड किया गया है उसकी उन्होंने लिस्ट दी है, लेकिन अपन कुछ चीजें देखते हैं। जैसे मेनली दी गया है कि हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री क्या है, तो एमपी की हिस्ट्री के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन इंडिपेंडेंस, मतलब मध्य प्रदेश का इंडिपेंडेंस में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और मेन ट्राइब्स यहाँ के जो जनजाति हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनजाति एमपी में रहती हैं, तो जनजातियों के बारे में पूछा गया है। टूरिस्ट प्लेस कौन सी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जो एमपी से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें। दूसरा ज्योग्राफी और ऑफ एमपी पूछी जाएगी, एमपी की ज्योग्राफी। तो एमपी की ज्योग्राफी में यहाँ की रिवर्स, नदियों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, माउंटेन पावर प्लांट के बारे में पूछा गया है कि भौगोलिक स्थितियाँ मध्य प्रदेश की क्या कैसी हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में पूछा गया। अभी आप जानते हो पॉलिटिक्स वगैरह में तो बहुत उथल पुथल मची हुई है एमपी में, तो लेकिन आपको ये स्थिति भी जाननी है कि पॉलिटिकल सिस्टम एमपी का क्या है, कितनी सीट है, कौन सा सिस्टम है, विधानसभा है कि विधान परिषद, ये सारी चीज़ें। पंचायती राज्य के बारे में भी जानता है, सोशल सिस्टम जो एमपी का है वो भी जानना है। तो और इकोनॉमी, जो एमपी की इकोनॉमी है वो किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है या उसकी क्या स्टेटस है, इसके बारे में भी अपन को चीज़ें को जानना है। इसके बाद करंट की अपन बात करते हैं, तो करंट में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी तीनों चीज़ें पूछी जा सकती है, ऑलरेडी हमने आपको मेंशन किया था। और करंट जो इवेंट्स चल रहे हैं आपसे पूछा जाएगा, जिसमें वेलफेयर स्कीम्स, फेमस पर्सनालिटीज और कोई स्पोर्ट्स वगैरह जो आपके आते हैं कि स्पोर्ट्स जो चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें, और इंटरनेशनल न्यूज़, कोई इन्वेंशन वगैरह होते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत ई कॉमर्स, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग वगैरह आ जाएगी। तो सीधा सीधा बोल सकते हो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो अपना हुआ सेक्शन ए। इसमें आपको कितने क्वेश्चन आने हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 150 में से मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स नहीं 40% मार्क्स। अब 150 का जो भी 40% होता होगा वो आप निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे की, जो लॉ का पोर्शन है। अब लॉ का पोर्शन तो एक हिसाब से क्या बनने वाली, एडीपीओ। तो अब एडीपीओ क्या है, जुडिशियल पोस्ट ही मान लीजिए, वैसे तो जुडिशियल पोस्ट नहीं मानी जाती कहीं कहीं, लेकिन हिसाब से जुडिशियल पोस्ट आप मान लीजिए, क्योंकि गृह विभाग के अंतर्गत आती है, होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने आपको टोटली बताया, टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि पहले अगर कोई आपने नोटिफिकेशन देखी होगी किसी की, जो इन्होंने पहले नोटिफिकेशन बनाई हैं, तो उनमें 29 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन एक सब्जेक्ट यंग पर्सन हार्मफुल एक्ट को अभी 22 तारीख को जो नोटिफिकेशन आई एमपीपीएससी में, उसमें हटा दिया गया। तो अब देखते हैं पहला सब्जेक्ट आईपीसी, जो मस्ट है, हर एग्जाम में होता है, इंडियन पीनल कोड 1860। दूसरा आपको सीआरपीसी से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडीपीओ का जो मेनली वर्क है वो सीआरपीसी से ही होने वाला है, 1973। मोटर व्हीकल एक्ट जो नए अमेंडमेंट के साथ है 1988, वो भी पूछा जाएगा। ह्यूमन राइट एक्ट 1993, मतलब जो आपका ह्यूमन राइट है उसमें भी जो नए संशोधन वगैरह हुए होंगे उसके तहत आपसे पूछा जाएगा। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, मतलब ये वैश्यावृत्ति वगैरह के लिए है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये हर एग्जाम के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। और एमपी एक्साइज एक्ट, ये 1925, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा, ये आपका और भी जगह भी सब्जेक्ट है। आर्म्स एक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा,
देखिएगा ये पुराने सब्जेक्ट है। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो नए जोड़ दिए गए हैं, मतलब 2015 और 2019 में 2020 की नोटिफिकेशन इसमें कुछ सब्जेक्ट चेंज किए गए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट सेक्सुअल वर्क प्लेस। मतलब ये एक्ट है, ये 2015 की नोटिफिकेशन में नहीं था, इस पर हमने स्टार लगाया, इसको नया जोड़ा गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, इसको भी क्या किया गया है, नया जोड़ा गया है। द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू द पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट 1984, इसको भी नया जोड़ा गया है, तो आप ये भी जान के रखिए। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा एक्ट 1990, इसको भी अभी नया रिसेंटली ऐड किया गया। कुछ एक्ट, बहुत सारे एक्ट को रिसेंटली क्या किया गया, ऐड किया गया है, और बहुत सारे एक्ट को रिसेंटली डिलीटेड भी किया गया है। इसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट, NIA का जो एक्ट है, आप सुनते रहते हो NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो NIA कैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी, ये एक्ट ये भी नया जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश आवश्यकता सेवा संवर्धन विच्छेद निवारण अधिनियम, ठीक है, इसको भी 1973 का जो एक्ट है, इसको भी जस्ट अभी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं में प्रदान की गई गारंटी अधिनियम 2010, इसको भी नया ही जोड़ा गया है। और ये जो एक्ट है ये दोनों ये पुराने हैं। इसके बाद अपन कुछ और एक्ट्स को देखते हैं। तो 60 नंबर का एक्ट है पॉस्को एक्ट, जिसको आप बोलते हैं पॉस्को एक्ट, ये 2012 का, इसमें न्यू अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसको न्यू अमेंडमेंट के साथ आपको पढ़ना है, ये अभी जोड़ा गया है। और डाउरी प्रोबेशन एक्ट 1961, इसमें डाउरी प्रोबेशन में जो आपको लिस्ट बनती है ग्रूम और ब्राइड की, उस लिस्टों के साथ आपको पढ़ना है। तो ये एक्ट आपके क्या होगा, जिनमें स्टार नहीं लगा है वो आपके पुराने एक्ट हैं, जो 2015 की एडीपीओ में था, और जिसमें स्टार है वो नए एक्ट्स हैं। उसके बाद हम एक्ट्स देखते हैं, जैसे आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ये घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005, इसको भी इंक्लूड किया गया, ये भी पुराना एक्ट है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, अगर कोई व्यक्ति वुमेन को इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है, 1986 इसका भी प्रोटेक्शन एक्ट है। 1986 का RTI एक्ट, जिसको अभी भी नए नए संशोधन हुए, जिसमें बहुत बवाल मचा रहा हो, आप लोग जानते होंगे, जिसकी बहुत आलोचनाएं भी हुई थी संशोधन की, इसको वीक करने की बात की गई थी। तो जो अमेंडमेंट्स अपन को तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है 2005। इसके बाद NDPS एक्ट, मतलब ये ड्रग्स वगैरह या नाइकोटिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं, नार्कोटिक सब्सटेंस, इनके लिए ये NDPS एक्ट है 1985, इसको भी पढ़ना, ये भी पुराना अधिनियम है। PCPNDT एक्ट वगैरह, ये आपका जो बच्चे वगैरह होते हैं, इनको कब आप मतलब प्रसूति वगैरह के संबंध में है, डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के संबंध में, ये 1994 का एक्ट है, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। SC/ST एक्ट 2015 में बहुत इसमें संशोधन हुए थे, उन संशोधनों के साथ इसको भी पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, इसमें बहुत सारे संशोधन हो रहे थे। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है, ये नए सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया। IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, ये भी इंक्लूडेड। और ये सारे के सारे, ये यहाँ तक मैंने जो सब्जेक्ट बताए, ये सारे के सारे सब्जेक्ट पुराने ही हैं, मतलब जो जिन्होंने पहले एडीपीओ दिया होगा वो क्या है उन्होंने जानते होंगे। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, ये नया एक्ट है जो जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था एडीपीओ में, इसको जोड़ा गया। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी 2015 के एडीपीओ में आपका था। 2015 के एडीपीओ में जब नया नया जोड़ा था तब उस टाइम ये आ गया था। तो अब देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 8 एक्ट है जो 2015 में नहीं थे, ये नए एक्ट्स जोड़े गए हैं। और बाकी जो एक्ट्स है वो 2015 के एग्जाम्स में जिन्होंने दिया है वो इसके बारे में जानते हैं। और अगर आप एडीपीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं यूट्यूब में, मतलब आप मेरे चैनल पे लिंक आप दी हुई है, आप उस पर जाके कमेंट वगैरह करिए। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या जो भी मैं सुटेबल समझूंगा आपको इन्फॉर्मेशन वो दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इन एग्जाम्स को क्रैक करने का एक्सपीरियंस भी है। और हम कुछ समय बाद वीडियोस भी लेके आएंगे कि एडीपीओ एग्जाम की स्ट्रेटेजी के तहत हाउ टू क्रैक एडीपीओ एग्जाम। एडीपीओ के एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हो तो देखिए हर एग्जाम की स्ट्रेटेजी होती है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हर फील्ड का मास्टर हो, कोई व्यक्ति किसी फील्ड का मास्टर होता है, कोई व्यक्ति किसी फील्ड का। तो हम बात करेंगे कि एडीपीओ एग्जाम कैसे निकालना है, कौन से सब्जेक्ट में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो उनके बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम समय समय पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।